ओके डियर स्टूडेंट्स, आज मुझे आपसे दो मुद्दे डिस्कस करने हैं। और ये दो मुद्दों को लेकर मैं इसलिए आया हूं क्योंकि बच्चों की क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही है इस मुद्दे पर। एक तो बाजार में हमेशा गहमा गहमी होती है इस एकेडमिक बाजार में कि ऑप्शनल हमारी सफलता में क्या भूमिका निभाता है। तो आपने पहला टाइटल आप देखेंगे कि ऑप्शनल दिलाएगी सफलता, ऑप्शनल दिलाएगा सक्सेस। हाउ इज इट पॉसिबल? थोड़ा बड़ी बात लग रही है, थोड़ा हाइपरबोलिक स्टेटमेंट लग रहा है, एग्जेजरेशन लग रहा है। देखिए, होता यह है कि आप अगर जनरल स्टडीज के किसी 10 स्टूडेंट्स के मार्कशीट को आप देखिए तो आप नॉर्मली पाएंगे, हालांकि इसका भी एक्सेप्शन है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये रूल है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के मार्कशीट में आप यह पाएंगे कि जनरल स्टडीज की जो पेपर है उसमें कम वेरिएशन होता है नॉर्मली। मतलब अब फर्स्ट पेपर है तो किसी को 5 to 10 मार्क्स ज़्यादा है, किसी को कम है। उसी तरह सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर में आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों को मार्क्स थोड़ी सी गिरावट दिखेगी, फिर फोर्थ पेपर में थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। लेकिन जो फासला होता है वो फासला अपेक्षाकृत कम होता है। दो विषयों में आपको फासला ज़्यादा दिखेगा, एक एसे में आपको फासला ज़्यादा दिखेगा और दूसरा ऑप्शनल पेपर में दिखेगा। तो ऑप्शनल पेपर तो अब जनरल स्टडीज तो 1000 मार्क्स के होते हैं, ऑप्शनल पेपर 500 मार्क्स के होते हैं। लेकिन 500 मार्क्स के होने के बाद भी जो ऑप्शनल में फासला होता है वो फासला ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शनल बड़ा निर्णायक हो जाता है, डिसिसिव हो जाता है। जब आपका सिलेक्शन होता है तो अगर कोई स्टूडेंट अपने 50 मार्क्स लीड लिया हुआ है ऑप्शनल में तो लीड ले जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, मतलब इन योर कंसिडरेशन। दूसरा कि भाई ऑप्शनल क्यों ज़्यादा मायने रखता है, तो उसकी एक दूसरी वजह मैं बताता हूँ। आप अभी जैसे आप अगर यूपीएससी के में आप गजट को या उसके नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शनल के बारे में वहाँ विवरण दिया मिलता है कि समथिंग मोर देन ग्रेजुएशन एंड समथिंग लेस देन पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब ऑप्शनल का स्टैंडर्ड क्या होता है, तो उसके बारे में इस तरह का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। अब जैसे जनरल स्टडीज़ है तो जनरल स्टडीज जैसा कि नाम से ही जनरल है तो नॉर्मली क्लास 12 प्लस से काम चल जाता है। हालांकि काम चलने के लिए तो उसमें भी स्टैंडर्ड चाहिए होता है, लेकिन वहाँ से बहुत हद तक काम चल जाता है। लेकिन जब बात ऑप्शनल पेपर की आती है तो उसमें बड़ा क्लियरली स्टेट किया हुआ है कि समथिंग मोर देन ग्रेजुएशन एंड समथिंग लेस देन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इन दोनों के बीच क्या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? तो हमने अमूमन मान लिया है कि ऑनर्स, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो लेकिन उसमें जो ऑनर्स लेवल की जानकारी होती है वो थोड़ा ज़्यादा और भी डीप होती है, तो वो एक ऑनर्स लेवल की जानकारी ऑप्शनल पेपर में चाहिए होता है। तो उसमें अगर आपका प्रिपरेशन नहीं होता है तो मार्क्स सीधे बहुत नीचे आ जाता है, और अगर आपकी तैयारी हुई पड़ी होती है तो मार्क्स शूट अप करता है। तो पता चलता है कि एक स्टूडेंट को ऑप्शनल में 200 मार्क्स आया, दूसरे को 300 आ गया या 300 प्लस में मार्क्स आ गए। हालांकि 300 प्लस मार्क्स में आप देखोगे तो पूरे पेपर में आपको बहुत कम संख्या ऐसी दिखेगी, लेकिन नॉर्मली जो बुरे मार्क्स होते हैं वो नियरली 200 या 200 से दो चार कम भी हो सकता है, और जो सामान्यतः अच्छे मार्क्स होते हैं वो 275 टू 80 तक उसको ठीक ठाक माना जाता है, और 300 है तो बढ़िया माना जाता है, और 300 प्लस में है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये मायने रखता है। तो इसीलिए ऑप्शनल पेपर हमें सफलता में भूमिका निभाता है। अब चलिए हम दूसरे मुद्दे को डील करते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है? हमारा जो सेकेंड वन इश्यू है वो ये है कि ऑप्शनल के चयन का आधार क्या हो, व्हाट वुड बी द बेसिस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शनल। अब देखिए, इसमें इतना मार्केट में भ्रम है, मतलब इस क्वेश्चन से मुझे लगभग प्रत्येक दिन कन्फ्रंट करना पड़ता है। स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मैं कौन सा ऑप्शनल रखूं। ये बहुत कॉमन सवाल है। कई बार तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स 2-2 3-3 वर्षों की तैयारी कर रहे हैं, इस बीच वो 3 बार ऑप्शनल चेंज कर रहे हैं। क्यों? अब अमुक ऑप्शनल लिया, फिर अब पता चला कि किसी ने उनको बता दिया कि अरे अरे ये ऑप्शनल नहीं, ये लीजिए, इसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं। उन तुरंत भेड़ चाल में दौड़ पड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑप्शनल का चयन करना है तो पहली प्रायोरिटी आप इस चीज़ को दीजिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। दैट शुड बी योर प्रायोरिटी, इंटरेस्ट एरिया। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो उसको आप रख सकते हैं। लेकिन यहां पर भी देखिए, एक थोड़ा सा यहां पर भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा।
ये जो टर्म है जिसमें इंटरेस्ट है वो ऑप्शनल रखना चाहिए, तो यह भी अपने आप में एक बड़ा ही वेग क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट कई बार तब आता है जब आप थोड़ा सा उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, क्योंकि अगर आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो इंटरेस्ट आएगा, और अगर कोई ढंग से आपको सब्जेक्ट पढ़ा देता है तो फिर उसमें इंटरेस्ट आपको क्रिएट हो जाता है। तो ये भी स्थिति है। इस स्थिति से बचते हुए आप देखिए, उसमें आपको डिसीजन लेना होगा, लेकिन हाँ, अगर आपका नेचुरल इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट के प्रति है तो उसकी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा उसका क्राइटेरिया होता है कि उसके लिए किसी विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता, किसी एक्सपर्टीज नॉलेज की जरूरत नहीं होती हो। जैसे कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा उसका अगर बैकग्राउंड हो तो आप एडवांटेजियस पोजीशन में, आप लाभप्रद स्थिति में हैं। मैं साइंस की नहीं, सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ, जो प्राय जैसे लिटरेचर होता है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा रुझान चाहिए, थोड़ा सा रुझान चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोग लैंग्वेज और लिटरेचर को एक समझ लेते हैं। लिटरेचर थोड़ा टेक्निकल होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब कहा ही जाता है कि भाई थोड़ा भाव की चीज़ होती है, तो उसमें थोड़ा आपको आपका जो ओरिएंटेशन है पढ़ने का वो थोड़ा सा अलग होता है। तो पहले उसमें आप अपने इंटरेस्ट को टच करिए। अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो ज़रूर लीजिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो सिर्फ कि किसी ने बताया या किसी के अंक पत्र को हमने देखा, जो उस आधार पर हमने ले लिया, तो उसमें हो सकता है कि उसको सब्जेक्ट सूट किया हो, आपको नहीं करे, क्योंकि उसका रुझान उसमें हो, उसकी दिलचस्पी उसमें हो, आपकी नहीं हो, तो उससे आपको उल्टा घाटा हो सकता है। तो ये बात होती है। दूसरी बात यह भी है कि देखिए, कई बार एक कन्फ्यूजन भी मार्केट में भ्रम फैलता है कि जैसे आप सिलेक्शन देखते हो, भाई अमुक सब्जेक्ट में इतने सिलेक्शन हुए, तो आप बेहतर है उस सब्जेक्ट का मार्कशीट देखो। मार्कशीट देखने से आपको ज़्यादा जस्टिस हो मिलता है इस मुद्दे को, क्योंकि जब आप मार्कशीट देखते हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि जनरल स्टडीज़ या एसए के मार्क्स से बच्चों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन ऑप्शनल में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, बावजूद इसके सिलेक्शन हो गया, तो क्रेडिट लोग ऑप्शनल को दे देते हैं, परंतु ऑप्शनल को क्रेडिट वहाँ मिलना नहीं चाहिए। तो इसलिए आप अगर किसी सब्जेक्ट विशेष में रिजल्ट देखें तो हमारा रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप थोड़ा सा मार्कशीट को जरूर देखिए। तो एक यह मुद्दा है। दूसरा है कि विषय का पाठ्यक्रम स्पष्ट हो, मतलब द सिलेबस शुड बी क्लियर एंड क्लियरली स्टेटेड। तो अब अस्पष्ट हो, अब अस्पष्ट और आकार की बात, अब उसमें साइज की बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन से तो मुझे खुद ही बहुत फेस करना पड़ता है। जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में या ज्योग्राफी के बारे में प्राय भ्रम है कि उसका सिलेबस बड़ा है, लेकिन देखिए यूपीएससी में किसी का भी सिलेबस बड़ा या छोटा नहीं होता। जैसे वहां पर जो सिलेबस सेट किया गया है इसी को ध्यान में रखकर किया गया है कि लगभग सभी सब्जेक्ट को इक्वल चैलेंज हो। जैसे आप अगर किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को उठाइए तो उनके पूरी 12 से लेके ग्रेजुएशन तक का जो पार्ट है, ग्रेजुएशन एंड ऑनर्स तक का पार्ट, और एक दो टॉपिक हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लिया गया हो, तो वो सिलेबस सेट होता है। हाँ, आप अगर नंगी आंखों से थोड़ा नेकेड आइज आप देखते हैं तो ये जरूर है कि सिलेबस में आपको किसी का सिलेबस 2.5 पेज में दिखता है, किसी का 2 ही पेज में दिखता है, किसी का 1.5 पेज में दिखता है। लेकिन जैसे अगर आपको इस विषय की समझदारी होगी या फिर आगे पाठ्यक्रम को आप अगर ज़्यादा मतलब सिलेबस को ज़्यादा बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे, तो आपको इस तरह की डायकोटोमी को भी समझने का अवसर मिलेगा। क्योंकि जो साइज है, चाहे वो 2 पेजेज हो, 2.5 पेज हो या 1.5 पेज हो, उस साइज सिलेबस के आकार को डिसाइड नहीं करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सिलेबस सेट करने वाले हैं तो एक एक टॉपिक को तोड़ तोड़ कर और क्लियरली स्टेट करते हैं, तो क्लियरली स्टेट करने के कारण उसका साइज बढ़ता चला जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक को अ, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आप अगर उस टॉपिक से टॉपिक को निकालते हो तो भानुमति के पिटारा की तरह, पेंडोराज बॉक्स की तरह एक के बाद दूसरा टॉपिक निकलता चला जाता है। और जब आप प्रिपरेशन करते हो तब आपको पता चलता है कि अरे, हम इस सिलेबस को तो छोटा समझ रहे थे, लेकिन ये सिलेबस तो काफी बड़ा है। अब जैसे लिटरेचर को ही लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको एक टेक्स्ट पढ़ते हो, तो टेक्स्ट पढ़ते हो तो अब हम लोग का जैसे इंग्लिश लिटरेचर था, हमें याद है, फिर यहाँ पर हिंदी लिटरेचर भी था। तो लिटरेचर में क्या होता है कि जैसे टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट को तरीका के हिसाब से, अब मान लीजिए ठीक है, कोई अगर नोट्स पढ़ के काम चला ले तो मुझे लगता है कि यूपीएससी में वो कम हो पड़ जाता है। जैसे चूंकि एक्सप्लेनेशन भी होता है, बाकी चीजें होती है, तो उस
टेक्स्ट को कम से कम 2 बार पढ़ा होना चाहिए। जैसे हमारा इंग्लिश लिटरेचर था ऑनर्स में, तो उसमें कहा जाता था कि भाई आप एक टेक्स्ट को, जैसे ओथेलो था शेक्सपियर का प्ले, हम लोग को पढ़ना था, जूलियस सीजर पढ़ना था, एक और प्ले पढ़ना था मैकबेथ। तो उसमें क्या था कि उसको कम से कम 2-2 बार पढ़ा होना चाहिए, टीचर का इंस्ट्रक्शन होता था, ताकि आप एक्सप्लेनेशन को पकड़ सके और उसके मूल एसेंस को पकड़ने के लिए भी चाहिए होता है। तो वहाँ पर भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये सब्जेक्ट का सिलेबस बड़ा है और उसका छोटा है, सभी के में आपका टाइम का इन्वॉल्वमेंट एक ही तरह का होगा। अब अगर मान लीजिए ऑप्शनल क्लास में कोई ऐसा बोलते हैं कि भाई ये अमुक ऑप्शनल का 3 महीने में क्लास हो जाता है और अमुक ऑप्शनल का 4 महीने लगते हैं, कोई टीचर 5 मंथ लेते हैं, कोई 6 मंथ्स लेते हैं। तो अगर कोई इस आधार पर अगर पैरामीटर बना लिया, कोई इस आधार पर सब्जेक्ट का एडवर्टीजमेंट करे कि अरे 3 मंथ्स में हम सिलेबस कर देते हैं। आप 3 मंथ्स में कर देते हो, आपके सिलेबस 3 मंथ्स में कर देने से उसका सिलेबस समाप्त नहीं हो जाता। वो टीचर एंड टीचिंग क्वालिटी प्लस टीचिंग पैराडाइम के आधार पर वेरी करता है कि कौन कितना पढ़ाना चाहता है, किस हद तक जाना चाहता है, सिलेबस का कितना पार्ट कवर करना चाहता है। तो कभी भी इस तरह की चीज़ों में आप अगर पढ़ेंगे तो आप मिसलीड हो जाएंगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए, ना तो सिलेबस का आकार डिसाइड करता है, ना ही क्लासेस के ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं। क्लासेस सभी के अगर ऑप्शनल को ढंग से पढ़ाया जाए, तो ये ऑप्शनल आप यही बताइए कि आप यूनिवर्सिटी में जो चीज़ 4 वर्षों में पढ़ते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ तैयारी यूपीएससी के उतने सिलेबस को लगभग करनी पड़ती है। अगर आप क्लास 12 से लेकर और ग्रेजुएशन तक के जो पाठ्यक्रम को, जैसा आप सिलेबस को आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, उतना सारा यूपीएससी में पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये कम ड्यूरेशन में पढ़ना पड़ता है, आवर्स ज़्यादा देने पड़ते हैं, तब तक आपका दिमाग भी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है। कॉलेज डेज में क्या होता है कि लोग बहुत ही कैजुअली पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ता है, तो इस कारण से यहाँ टाइम ड्यूरेशन कम करते हैं। लेकिन टाइम ड्यूरेशन कम करने का मतलब इतना भी कम तो हम ना कर दें कि 3 मंथ्स में कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि आपका राइटिंग फैक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आप, ठीक है, सिलेबस हमने आपको कवर करवा दिया, लेकिन सिलेबस कवर करवा दिया तो व्हाट डू यू मीन बाय कवरिंग द सिलेबस? डू यू मीन बाय दिस टर्म कि वंस आई हैव डिलीवर्ड द लेक्चर and just move through the different topics and finishing the topic till the last and declare that the syllabus is over? तो क्या सिलेबस उस तरह से समाप्त होता है? नहीं, सिलेबस में 2-3 चीजें देखनी पड़ती है। टॉपिक के बाद स्टूडेंट्स ने उस टॉपिक को किस डेप्थ में समझा है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या है, स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, क्या क्वेश्चन राइटिंग कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो फिर टीचर को एफर्ट लगाना चाहिए। तो इन सब को करने में जो मिनिमम जेस्टेशन पीरियड है, वो तो मिनिमम वो 6 मंथ्स तो होना ही चाहिए तैयारी का। अगर इतने दिनों तक स्टूडेंट्स में एफर्ट नहीं लगाता है ऑप्शनल पेपर में, तो ऑप्शनल पेपर के साथ जस्टिस नहीं हो पाता है। हाँ, अब कोई बच्चे हैं, अब उसमें भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कोई बहुत मेहनती बच्चा है तो चलिए हमने आपको इतना ही करवा दिया, लेकिन हम अपनी मेहनत पर उसको फिर 5 to 6 मंथ्स अपने घर पर सेल्फ स्टडी से हम उसको कवर कर लेते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर भी, और कई मेहनती और कई इंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स भी होते हैं जो खुद भी मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं। लेकिन बट हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूल्स कि कॉमन क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो इसलिए इस बात को तो हम लोग खारिज करें कि इसका सिलेबस बड़ा है, इसका सिलेबस छोटा है। सिलेबस क्लियर हो, सिलेबस की समझ आपको हो, और बुक्स भी अवेलेबल हो। प्राय बुक्स अवेलेबल हो ही जाता है। इंग्लिश मीडियम में तो यू विल फाइंड द बुक ऑन each and every subject. You will find the, you can say, bundles of book, the abundance of books, no problem at all. हिंदी मीडियम में थोड़ा सा उसका ट्रांसलेशन पार्ट चाहिए होता है, अनुवाद कार्य करना होता है। तो कुछ कुछ ऐसी जरूर सिलेबस में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जरूर हैं जिसमें हिंदी मीडियम के बावजूद भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम के बुक का सपोर्ट लेना पड़ता है, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको हिंदी मीडियम में पर्याप्त संख्या में भी बुक अवेलेबल है। तो जो इंग्लिश मीडियम में है उनको तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो आप कोई भी सब्जेक्ट में आपको बुक्स अवेलेबल है। जो हिंदी मीडियम है उनको थोड़ा सा ये देखना है कि बुक्स अगर हिंदी में हो
पर्याप्त तो बढ़िया है। हालाँकि अब मैं एक कल्चर और भी बताऊँ कि आज की तारीख में स्टूडेंट्स बहुत कम बुक पढ़ते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उनको नोट से बहुत काम करवाना पड़ता है। फिर 1-2 बुक बताता तो हूँ, हालाँकि जिस समय वो एडमिशन के लिए आते हैं, दे आर गोइंग टू बी टू मच एंथुसियास्टिक। उस समय हमसे पूछते हैं, सर कौन-कौन सा बुक पढ़ लूँ? अगर मैं कोई एक बुक बताता हूँ, तो वो हमसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि सर इससे काम तो चल जाएगा ना, कि और भी कुछ? अगर उनको मैं 4 बुक बता दूँ तो फिर वो वही प्रश्न करेंगे, इससे काम तो चल जाएगा। और जब महीने 2 महीने की पढ़ाई करते हैं, तो आके पूछना शुरू करते हैं कि सर बुक पढ़ना ज़रूरी है क्या? लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बुक पढ़ना चाहिए, कम से कम 1 बुक हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। और बाकी तो बहुत ज़्यादा बुक्स रीडिंग का टाइम भी नहीं मिलता। तो इसलिए मुझे ये कोई बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आज की तारीख में नहीं लगता है कि कितने बुक्स अवेलेबल हो। हाँ, लेकिन बुक तो होना चाहिए। पता चले कब हमारा मूड कर गया, हमारे घर में कुछ बुक्स होने चाहिए, चाहे हम उसे उस बुक से 4 ही चैप्टर्स क्यों ना पढ़ें। ये आवश्यक नहीं है कि आप कोई बुक परचेज़ करो, उसके सारे चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो। आप सेलेक्टिव चैप्टर्स भी पढ़ सकते हो। आप देख सकते हो कि चलो ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, ये टॉपिक बार-बार पूछते हैं, इस टॉपिक में थोड़ी हमको कम क्लैरिटी है। तो सो वी हैव टू मेक अ कॉन्टैक्ट विद द बुक एंड थ्रू बुक विल जस्ट ट्राई टू अर्न द एक्स्ट्रा नॉलेज। तो बुक वहाँ पर हमें काम दे जाता है। हम अगर आद्योपांत मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड बुक ना पढ़ें, तो बुक्स के सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, इसलिए बुक्स हमारे घर में होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर तय हुआ कि चलिए बुक्स की पर्याप्त उपलब्धता हो। अब आते हैं नेक्स्ट वन पर। अब जैसे मैं समझता हूँ कि ऑप्शनल पेपर आप कर रहे हैं, तो एक बार आप एक कहावत आपने सुनी होगी, आम के आम और गुठलियों के दाम। अगर हम ऑप्शनल कर रहे हैं तो ऑप्शनल हमें अच्छे मार्क्स दे। एंड जनरल स्टडीज, सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शनल का अगर जनरल स्टडीज में कंट्रीब्यूशन होता है, तब फिर आम के आम और गुठलियों के दाम। तो हम ऑप्शनल को सिलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा हमारा ध्यान इस बात पर भी होना चाहिए कि इससे हम अगर हमें जनरल स्टडीज में क्लैरिटी आ रही है या हमारा जनरल स्टडीज का पार्ट ज़्यादा क्लियर हो रहा है, तो हमें अवश्य उस ऑप्शनल को लेना चाहिए। तो एक मेरे विचार से इसको भी आप कंसिडर करिए कि जनरल स्टडीज में ऑप्शनल का क्या कंट्रीब्यूशन। एंड इसके बाद आप कहेंगे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तो कम से कम आज के युग में तो मैं इसको आवश्यक समझता हूं, आप भी इसको महसूस करेंगे। अंतिम क्राइटेरिया यह भी सर्च अवश्य करिए कि किस ऑप्शनल में कितना बेहतर गाइडलाइन अवेलेबल है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह बताता हूं। ऑप्शनल में ऑनर्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं एंड 2013 के बाद जो यूपीएससी है उसने ऑप्शनल के स्टैंडर्ड को काफी बढ़ा दिया है। मतलब अब नौबत ये है, जैसे क्वेश्चंस का रेंज इतना ज़्यादा होता है कि मैं क्या बताऊं। मुझे याद है कि 2007-8 में जब स्टूडेंट्स हमसे पूछने आते थे, 8-9 की बात बता रहा हूं, या 10 तक भी आप कर लिए, 2009 तक तो मैं गेस वर्क भी देता था और गेस वर्क भी पकड़ में आती थी। 2013 के बाद उन्होंने सिलेबस को इस तरह से रिफॉर्मुलेट किया है, इस तरह से वो पाठ्यक्रम को पुनर्निर्धारित किया है कि हम गेस वर्क कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि रेंज ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़ा दिया। क्वेश्चन के साइज को 150 वर्ड्स एंड 200 वर्ड्स कर दिया। तो उनके पास जो अवेलेबल टॉपिक्स हैं उसमें रेंज ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने काफी कर दिया है, काफी रेंज ऑफ क्वेश्चंस कर दिया है। तो अब उससे क्या है कि अब ए बी सी, अब एक क्वेश्चन में एक जो मेजर क्वेश्चन उसमें 3 माइनर क्वेश्चन रखा है, उसमें थोड़ा सा साइज, कोई क्वेश्चन के मार्क्स में भी थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन रखा है। तो रेंज ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने से क्या होता है कि आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, तो सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी बात है कि वो सिलेबस ही बड़ा नहीं किया है, क्वेश्चन के नेचर को भी चेंज कर दिया है। क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी मोर एंड मोर इन्फेरेंशियल, जैसे थोड़ा एक्सपर्ट, मतलब उसका जैसे आप जो सब्जेक्ट आपका है, तो उस सब्जेक्ट में आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। तो कोई एक फ्रेशर स्टूडेंट अगर कोई एक ऑप्शनल रखता है और उसकी तैयारी शुरू करता है, तो पहले 2008-9 में पूछने आता, सर मैं क्या क्या पढ़ लूँ, तो मैं उसको 2-4 बुक्स बता देता था और सेल्फ स्टडी से भी काम चलाता था। अब क्या है कि अब एक किसी भी सब्जेक्ट में इतने सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे कि अब बुक्स पढ़ने से भी मतलब नहीं है। यू कैन परचेज द बुक्स फ्रॉम द मार्केट। बुक्स किसको अवेलेबल नहीं है, आप जो भी बुक्स चाहें हो। आज की तारीख में तो नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज के वेरियस सोर्सेस है। सबसे बड़ी बात यह होती है, कोई नया स्टूडेंट अगर वेरियस सोर्सेस से नॉलेज लेने की कोशिश करता है तो उल्टा वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको कैसे सिस्टमेटाइज नॉलेज को किया जाता है वो कला उसको भी पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में
वो उलझ जाता है। तो आज की तारीख में ऑप्शनल में लगभग फैशन जैसा हो गया है, और ये कुछ मजबूरी है कि लोग क्लास करते ही हैं। तो क्लास करते हैं तो अब ये भी एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन हो गया है कि भाई गाइडलाइन कैसा है, उसमें सही दिया जा रहा कि नहीं, मतलब अवेलेबल टीचर क्या है, कैसे पढ़ाते, क्या पढ़ाते। तो ये भी एक आज की तारीख में मायने रखता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जो 2000, हमें याद है कि आज से 10 ईयर्स बैक वो ऑप्शनल बहुत फ्लोरिशिंग ऑप्शनल हुआ करता था, बहुत मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आज की तारीख में वो ऑप्शनल एक तरह से अ, आप कह सकते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट की तरह हो गया। यूपीएससी में बहुत कम स्टूडेंट्स उसको ऑफर करते हैं, लेकिन हाँ, अब इंग्लिश मीडियम में जैसे स्टूडेंट्स ऑफर करते हैं तो उसमें सिलेक्शन भी होता है, और हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स उस ऑप्शनल को नहीं रखते। तो अब इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें सब्जेक्ट का कोई दोष नहीं है, सब्जेक्ट सारे अच्छे होते हैं। दोष होता है कि उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कितना हो रहा है, उसकी तैयारी किस ढंग से हो रही है, क्योंकि उस सब्जेक्ट का नेचर अगर चेंज कर गया और उस क्राइटेरिया को हम फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर मुश्किलें आ जाती है। तो आज की तारीख में जितनी ऑप्शनल को बचाए रखने की जितनी जवाबदेही स्टूडेंट के ऊपर होती है, उतनी ही टीचर के ऊपर होती है। होता क्या है कि क्वेश्चन का नेचर चेंज होता जाता है, क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करते जाते हैं। तो क्या होता है कि उस पैटर्न को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना करता है, फॉलो करना पड़ता है। ये स्टूडेंट के स्तर पर ये बड़ा मुश्किल का काम है, ये टीचिंग के स्तर पर करना पड़ता है, और उसको फॉलो करते हुए फिर वहां से चीजों को लाकर और तब नोट्स को चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए ये भी आज की तारीख में बहुत मायने रखता है। तो ये हुआ। सो द गाइडलाइन, दिस इज द लास्ट वन पॉइंट you are supposed to fulfill this condition as well। तो यही होता है ऑप्शनल के चयन का क्राइटेरिया। तो इसमें कंफ्यूज मत करिए, ऑप्शनल आपको लेना है तो कॉन्फिडेंट तो आप ही को होना पड़ेगा, और एक बार जिस ऑप्शनल को लीजिए आप पूरे उत्साह और पूरे विश्वास के साथ लग जाइए, क्योंकि अगर आप क्रेडुलस बनेंगे, हर स्टेप पर कोई आपको सजेस्ट कर देगा कि नहीं आपने ये ऑप्शनल रख के गलती की, आप यह रखते तो आपका सिलेक्शन हो जाता, तो निश्चित वो आपको भ्रम में डाल रहा, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं कि इस ऑप्शनल से आपका सिलेक्शन होगा और इस ऑप्शनल से नहीं होगा। आप टॉपर को देखिए, आप ज़्यादा नहीं 3 to 4 ईयर्स 2023, 2022, 2021, 20 इसको देखिए, आपको हर साल टॉपर के ऑप्शनल अलग अलग दिखेंगे। अब देखिए कोई भी सब्जेक्ट है उसमें हर सब्जेक्ट से टॉपर होते आए हैं। टॉपर आप देखिए पॉलिटी से हुआ, ज्योग्राफी से हुआ, हिस्ट्री से हुआ। तो मतलब है कि सब्जेक्ट अपने आप में कोई बड़ी चीज नहीं, दिक्कत होती है कि आप उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कितना कर पा रहे हो। और अगर आप में टॉपर होने की कैपेबिलिटी है तो आप कोई भी सब्जेक्ट रखो, आप टॉपर होगे। वो सब्जेक्ट महान, वो सब्जेक्ट फॉर्चुनेट होता है जिसको उस क्वालिटी के स्टूडेंट मिलते हैं जो उसको उस मुकाम पर ले जाते हैं। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। तो कभी भी आप ऑप्शनल रखिए, आपको कोई अगर सजेस्ट करे कि आप नहीं इसको नहीं इससे रखने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो आप घबराइए मत, आप अपने आप में स्टिक करिए। तो ये रहा, क्योंकि आप अगर इस तरह से दिमाग को चेंज करते रहेंगे तो पता चला कि हर तैयारी अपने प्रिपरेशन के मध्य हर 2 महीने के बाद आपने ऑप्शनल चेंज कर लिया। तो अब आप तो जानते हैं कि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूं, तो मैं अब आपके मन में जिज्ञासा होगी वह हिस्ट्री इस क्राइटेरिया पर कहाँ है, कैसे है। तो ये मैं आज चर्चा नहीं करूँगा। मैं 19th को, चूँकि 2025 के स्टूडेंट्स को मैं पहले ही इनवाइट कर रहा हूँ। इस साल भी बहुत सारे बच्चे हमारे इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 1 साल में उनके पीछे जो वर्क किया तो उसका नतीजा अभी मिला। उसी प्रकार से 2025 में जो स्टूडेंट्स जैसे 2024 में आ रहे हैं, उनकी तो उल्टी गिनती शुरू है, उनका तो सिलेबस लगभग समाप्त हो चुका है। अब तो प्रीलिम्स देंगे और प्रीलिम्स के बाद वो, लेकिन 2025 और हाँ 2024 में जो जिनका कुछ काम अधूरा है वो प्रीलिम्स से पहले उनका पूरा हो जाए। लेकिन 2025 वाले हैं उनको आगे देना है, लेकिन उनकी तैयारी अभी से होनी है। जो ऑप्शनल की तैयारी हमेशा जीएस से पहले होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स के बाद चाहेंगे ऑप्शनल को तैयार करना तो नहीं होगा, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। तो जो जिनको 2025 में देना है उनको अभी से प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि
ये बिल्कुल एक सही तरीका है कि जीएस से पहले ऑप्शनल का प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर आप चाहेंगे कि प्रीलिम्स के बाद हम प्रिपरेशन करें तो प्रैक्टिकली वो नहीं हो पाएगा, आपका चांस वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए 2025 की तैयारी करते हैं। और जहाँ तक हिस्ट्री सब्जेक्ट का सवाल है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों आप ऑप्शनल में रखें, इसकी क्या स्पेशलिटी है और हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, तो उसके लिए मैं एक ओपन लेक्चर रख रहा आप लोगों के साथ 19 फरवरी को, यानी 19 फरवरी को। और टाइम आपको पता चल जाएगा सुबह के 8:30 में। बाकी हमारे ऑफिस से आप कॉल करके पता कर सकते हैं। मिलते हैं उस दिन, और उस दिन हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के सारे फीचर्स आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।